बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोई 7-8 घंटे ऑपरेशन करती है, एक नाकाम ऑपरेशन। ये ड्रामा क्यों किया गया? क्या इस ड्रामे से या इस ऑपरेशन से, इस नाकाम ऑपरेशन से पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस पे कोई असर पड़ेगा? उन मुज़ाकरात का रुख जो है, वो तब्दील किया जा सकता है। मकसद क्या था इस ड्रामे का? और शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि मंगल वाले दिन 2 मई को आखिरी राउंड होगा। मंगल से आगे नहीं जाना हमने। उसके बाद मुज़ाकरात ख़त्म हो जाने हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट को बता देना है। और फिर एक ऑडियो लीक हुई है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की, अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और एक पीटीआई के टिकट होल्डर के साथ बात कर रहे हैं। कुछ लेने देने की बातें भी हो रही हैं। साकिब निसार साहब ने कुछ एतराफ़ भी किया है इस ऑडियो के हवाले से, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, जो 8 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तनाई जारी किया था और 2 मई के लिए नोटिस जारी किए थे हुकूमत को, अटारनी जनरल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान बार कौंसिल को और मुख्तलिफ सियासी जमातों को। तो उसकी काज लिस्ट जारी हो गई है और 2 मई को समाअत हो रही है इस केस की 8 रुकनी बेंच के रूबरू। तो कोयटा में वकला कन्वेंशन जो है, वकला नुमाइंदा कन्वेंशन, नुमाइंदा तंजीमों का पाकिस्तान बार कौंसिल वगैरह वहाँ थी और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और बार कौंसिलें, उन्होंने करारदाद मंजूर की है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है आपके 8 रुकनी बेंच ने, वो हुक्म इम्तनाई ख़त्म किया जाए। अब बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं। एक तबका वो है जो ये कह रहा है कि जनाब 2 मई को इन्होंने अड़ा के रख देना है, कानून ही उड़ा देना है इन्होंने। और दूसरी तरफ जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पार्लियामेंट ने कोई और कानून पास कर लेगी, ये अगर उसको कलअदम करेंगे तो वो एक नया कानून ले आएगी, ये जितनी दफ़ा भी कलअदम करेंगे वो उतनी दफ़ा नया कानून आ जाएगा। क्योंकि वो लोगों का ख्याल है कि पार्लियामेंट जो है ये डट गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी डायरेक्ट वो कहते हैं टकराव का माहौल है हम ख्याल जजों में और उनमें। एक तो सूरत वही है जो मैंने जिक्र किया है कि जिन लोगों को नोटिस जारी हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये कानून जो है ये बरकरार रहे, तो वो बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर सकते हैं कि इस बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस ऐसे हैं जिनका ज़ाती मुफाद इस बिल के साथ वाबस्ता है। चीफ जस्टिस का तो है ही कि उनका वन मैन शो ख़त्म हो रहा है, और फिर एजाज़ुल एहसन साहब हैं, फिर मुनीब अख्तर साहब हैं, फिर आयशा मलिक साहबा हैं, फिर शाहद वहीद साहब हैं। इन तमाम जजेस ने किसी न किसी वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। अगर ये कानून रहता है तो उनका जो इख्तियार है बेंच तश्कील देने का, वो ख़त्म हो जाएगा, कमेटी के पास चला जाएगा। 3 रुकनी सीनियर तरीन जजेस जो है चीफ जस्टिस समेत, उनकी कमेटी जो है वो बेंचों को तरतीब देगी, तश्कील देगी, और फिर 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो दरखास्तें वगैरह आते हैं, रीजनल जुरिडिक्शन का जो मामला होता है, उसके फैसले भी उस कमेटी ने करने हैं। तो ये एतराज़ किया जा सकता है कि ये लोग जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है या जो अब चीफ जस्टिस हैं, ये इस बेंच में ना बैठे। मेरी जिन लोगों को नोटिस हुए हैं उनमें से ज़ाहिर है वो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वो अदालत के रूबरू ही करना चाहते हैं, और अगर किसी को अपनी स्ट्रेटजी वो बताते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो अभी मंजरेआम पर ना आए। लेकिन ये इतराज़ जो है ये हो सकता है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं एहसन भून साहब, बड़ी तनकीद की है उन्होंने। उनका ये ख्याल है और उनके ख्याल के पीछे कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी होती है। उनका ये ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे मुतालबे को तस्लीम कर लेगी। अब मुझे नहीं पता वो किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं या महज उनकी खुशफहमी है, लेकिन उनका ये कहना ये है कि जो 8 रुकनी बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इस हवाले से कोई मुस्बत फैसला जो है वो कर सकता है। और मुस्बत फैसला उनकी नज़र में, या जो कन्वेंशन वाले वकला हैं उनकी नज़र में, तो यही है
कि ये जो दरखास्तें हैं ये खारिज कर दी जाएँ, मुस्तरद कर दी जाएँ। और ये भी हो सकता है कि अगर एतराज़ किया जाता है तो जो बेंच है उन जजेस पर मुश्तमिल बना दिया जाए, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था, जिन्होंने मुस्तकबिल में भी चीफ जस्टिस नहीं बनना। बहरहाल 2 मई को देखेंगे क्या होता है इस पे। अच्छा, अब आते हैं जनाब, ऑडियो लीक होती है। ऑडियो लीक होती है जनाब, नजम साकब साहब बात कर रहे हैं अबूज़र चद्दर साहब से। अबूज़र चद्दर साहब जो हैं उन्हें टिकट मिला है पीपी 137 शेखुपुरा 3, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। और आपको याद होगा कि पीटीआई ने जो टिकट दिए थे पिछले दिनों, तो बहुत सारे हलकों में रौला पड़ गया था, शोर मच गया था। तो फिर इन्होंने नज़रसानी के लिए कमेटी शमेटी बनाई थी, बहुत सारे टिकटों पे नज़रसानी की गई और 27 अप्रैल को मेरा ख्याल इन्होंने कोई 21 टिकट तब्दील की और कुछ हल्के ऐसे थे जिनमें टिकट अभी जारी नहीं हुए थे, उन लोगों को टिकट जारी किए गए। 37-38 टिकट जो हैं उनका कोई मामला था। टिकट होल्डर्स की जो रिवाइज्ड लिस्ट थी 21 हलकों में, उनमें पहले इन्होंने टिकट दिया हुआ था मलिक इकबाल साहब को। मलिक इकबाल साहब से टिकट वापस लेके इन्होंने दे दिया 137 पीपी शेखुपुरा की मैं बात कर रहा हूँ, ये अबूज़र चद्दर साहब को। अच्छा, अबूज़र चद्दर साहब जो हैं ये फ़ोन करते हैं नजम साकब साहब को कि जनाब आपकी एफर्ट्स जो हैं वो रंग ले आई हैं। उन्होंने कहा हाँ जी मुझे पता है, वो टिकट मुझे इतला मिल गई हुई है टिकट शिकट का, तो आ जाएँ आप, तो बाबा से ज़रूर मिल लें और उनसे जफ्फी डाल लें। इस तरह की बातें शातें, बड़ी मेहनत की है अब्बा जी ने, बड़ी मेहनत की है। वो मेहनत तो की है, वो पहले जो बंदा था उससे टिकट लेके जो फैसला हो चुका हुआ था उसको तब्दील करवाना कोई आसान काम तो है नहीं। बहरहाल वो कहते हैं ना मैं टिकट शिकट जमा करवा के तो फिर मैं आऊँगा क्योंकि आखिरी दिन है आज, तो फिर मैं, उन्होंने कहा जी अब्बा जी 11 बजे आ जाते हैं, तो आप 11 बजे के बाद आ जाएँ। तो उनका ठीक है जनाब, मैं टिकट शिकट जमा करवा के आ जाता हूँ। इस हल्के में जो 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के अशरफ रसूल साहब जो हैं वो इलेक्ट हुए थे एमपीए, और उन्होंने कोई 38,000 के करीब राउंड वोट लिए थे। और दूसरे नंबर पर पीटीआई के अली अब्बास साहब थे और उन्होंने कोई 32,000 के करीब, यानी 6,000 वोटों का फर्क था। अब अली अब्बास साहब को टिकट तो मिला नहीं, ये मलिक इकबाल साहब को टिकट मिल गया था और मलिक इकबाल साहब से टिकट वापस लेके उन्होंने ये टिकट दे दिया है अबूज़र चद्दर को। अच्छा चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। आगे जाके फिर पैसे वाला मामला शुरू हो जाता है। एक मियाँ अज़ैर साहब हैं, फिर वो उनके साथ बात होती है नजम साकब साहब की। अब वो उनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि बड़े बेतकल्लफ दोस्त हैं। उसके बहुत सारे हिस्से जो हैं हम दिखा भी नहीं सकते, जैसे लाहौरिये जो हैं जो पंजाबी हैं, वो जो बहुत बेतकल्लफ दोस्त हैं, वो गालम गलोच बीच में एक दूसरे को उल्टम पल्टम नाम, वो सारा कुछ उसमें उसी तरह की वो बेतकल्लफ दोस्तों वाली गुफ्तगू है। तो वो कहते हैं कि जनाब अब क्या सीन है, नजम साकब साहब पूछते हैं, वो कहते हैं बात करता हूँ। वो कहते हैं बात क्या करनी, वो डिसाइडेड था 1/20 से कम नहीं लेना, 1 करोड़ 20 लाख से कम नहीं लेना आपने। और वो फिर वही वो गालम गलोच वाली जो बात है एक दूसरे को। अच्छा, मियाँ अज़ैर साहब के बारे में ये पता चला है कि वो भी वकील हैं, ला किया हुआ उन्होंने लंदन से, और यहाँ उनका कोई कारों शारों का बिजनेस भी है। तो ये पैसों वाली बात जो है, हो सकता है कल कलां को ये कुछ ऐसा मौक़िफ़ बनाएं, ऐसा बयानिया बनाएं कि ना वो तो गाड़ी का मसला था, पता नहीं कोई और को लेन देन, कोई और लेन देन है, तो इसके टिकट का इसके साथ क्या मामला। तो वो कहता है यार फ़ोन पे ऐसी बात ना कर। ये मियाँ ज़ाहिर साहब कह रहे हैं, इसका मतलब है कोई ऐसी बात है ये पैसों वाली जो फ़ोन पे नहीं की जा सकती। तो फिर वो कहता है जनाब अगर ना लिए तुमने, ये बहुत बड़ी बात है जो हमने टिकट लेके दी है, तो आपको पता ही है। तो वो कहते हैं कि जनाब मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और फिर वो कहता है कि अगर तुमने ना किया ना, मैंने डायरेक्ट हो जाना उसके साथ, उसने आना है आज। उसने किसने? अबूज़र चद्दर ने आना है। उन्होंने पहले वो बात हो चुकी है ना कि जनाब आप आ जाएं, अबू आ जाएंगे 11 बजे, 11 बजे के बाद आ जाएं, आज ही मिल लें, जफ्फी डाल लें। तो वो उसमें कह रहे हैं कि मैं फिर डायरेक्ट हो जाना है, मैं वहाँ डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। वो उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। पैसे लेने हैं ना। पहले मियाँ ज़ाहिर साहब बीच में पड़े हुए होंगे, लगता ये है।
कि मियाँ ज़ाहिर साहब पढ़े होंगे और मियाँ ज़ाहिर साहब की बजाय अब वो डायरेक्ट कहते हैं वो आएंगे तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा। अब इस पे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर हैं वो जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब से रब्ता करते हैं और जो जियो वालों के साथ उनकी बात होती है, जियो वाले ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ जनाब, ये जो ऑडियो में आवाज़ है ये मेरे बेटे की है, मगर ये तोड़ मोड़ कर जो है ये पेश की गई है, टोटे जोड़े हुए हैं। कुछ टीवी चैनल्स को उनका जनाब ये जोड़ जूड़ के खबरें, वो मतलब टोटे छोटे जोड़ के ये खबर बनाई गई है और वो कहते हैं कि ये बनाने वाले जो हैं बड़े मुनाफिक हैं। अच्छा, अब उनसे ये पूछा जाता है पैसों के लेन देन की बात और सिफारिश की बात, तो ये एतराफ़ करते हैं सिफारिश वाली बात का, वो ये जवाब देते हैं कि इससे किसी को क्या नुकसान हुआ है तो बताएं, कोई आपका नुकसान हुआ है? वो कहते हैं मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ, किसी की भी सिफारिश कर सकता हूँ, सिफारिश से किसी को नुकसान हो। वो पैसों की जब बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जो पैसे के लेने देने वाला का जो मामला है उस पर लानत, पैसे लेने वाले पर वो लानत कहते हैं साकिब निसार साहब। तो ये अब कौन मानता है इतना मैंने पैसे लिए? ये एक जुर्म है। जो हमारा कानून है इलेक्शन का, इलेक्शन एक्ट 2017, उसके तहत ये जुर्म है, इसके लिए सजाएं भी मुकर्रर हैं। ये टिकट का लेन देन, पैसों का लेन देन इलेक्शन के हवाले से, और नाहली भी हो सकती है अबूज़र चदर साहब की। और अबूज़र चदर ने भी नहीं मानना कि मैंने पैसे दिए, इन्होंने भी नहीं मानना, और वो मैंने पहले ही कह दिया कि मियाँ ज़ाहिर के साथ इन्होंने कारोबारी लेन देन बना देंगे या जो भी कर देंगे। वो कहते किसी का क्या नुकसान हुआ? और भाई जो पहला था मलिक इकबाल, उसका कितना नुकसान कर दिया आपने। जो पार्टी डोनेशन दी जाती है वो वापस नहीं हो सकती, वरना सौदेबाजी हो जाती है। पार्टी डोनेशन जो रसीद कट गई एक दफ़ा, वो वापस नहीं होती, वरना मलिक इकबाल साहब को अगर ये पैसे वापस करते हैं, आपको पता ही है चौधरी एजाज की जो गुफ्तगू मंदरियाम पे आई थी कि जनाब 1 करोड़ रुपए लेंगे मुलाकात करवाने का, और डेट 3, 2, 4 तक अफवाहें हैं कि एक टिकट के इवज इन्होंने डोनेशन ली हुई है। तो अब इकबाल साहब ने जो डोनेशन दी है करोड़ों रुपए, वो किधर गई? इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है? ये चद्दर साहब जो हैं, ये कोई यकीनी सूरत बात थोड़ा है कि इन्होंने जीत ही जाना है। और फिर आप कौन होते हैं? इससे ये भी साबित हो गया कि साकिब निसार साहब के पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ इतने गहरे रवाबत हैं कि 3-4 करोड़ रुपया दे के टिकट लेने वाले मलिक इकबाल से टिकट वापस लेके बगैर कोई पैसा लिए दिए साकिब निसार साहब के बंदे को दिया जा सकता है टिकट। और जो फिर साकिब निसार साहब ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया हुआ होगा या क्या क्या नहीं कर रहे होंगे। अब और भी बहुत सारी अफवाहें हैं कि ये जो भी इस मुल्क में सूरत हाल है, इसके पीछे साकिब निसार साहब के मशवरे हैं। जो भी गंद मचा हुआ है इस वक्त 63A की तशरीह से लेके, आर्टिकल 63A की तशरीह से लेके बेंचों की तश्कील तक, और जो हम ख्याल जजों ने फैसले किए हैं, जितने भी ये बूटे हैं जूनियर जजों को ऊपर ले जाके बिठाने वाले, ये साकिब निसार साहब के लगाए हुए बूटे हैं। मुनीब अख्तर को सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट से जूनियर जज थे, उनको उठा के जी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। फिर मोहम्मद अली मदर साहब जूनियर जज थे, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जूनियर जज थे, आयशा मलिक जूनियर जज थे, अब शाह हमीद जो है वो जूनियर जज थे जो ऊपर गए हैं। ये रवायत जो है, ये शद्दोमत के साथ जो रवायत है, ये तो साकिब निसार साहब ने डाली हुई है। ज़ाहिर है उनका कोई असर भी है, कोई रिश्तेदारियाँ भी हैं। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, मुख्तलिफ दोस्तों ने फ़ोन करके मुझसे कन्फर्म भी किया कि नजम साकिब साहब के जो ससुर हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो जज हैं, श्रीराम सरवर चौधरी उनका नाम है, और उनकी बेटी जो है वो डॉक्टर हैं, जिनकी शादी हुई है इनके साथ, नजम साकिब के साथ। और फिर जो वो बच्ची है डॉक्टर, उनके दादाजी जो हैं चौधरी सरवर, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और मेरा ख्याल वो वाहद खातून है जिनके ससुर भी आला अदलिया के जज रहे हैं, दादा भी आला अदलिया के जज रहे हैं, और वालद भी आला अदलिया के जज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पे कीचड़ उछालना शुरू कर दें। चौधरी श्रीराम सरवर को मैं बड़ी देर से
जानता हूँ, उस वक्त से जानता हूँ जब वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, उस वक्त से मैं जानता हूँ। वो एक अपराइट आदमी है, इंडिपेंडेंट फैसले करने वाले साहब हैं। लेकिन अब लोगों का मुंह कैसे पकड़ा जा सकता है? इस तरह तो बहुत सारे लोगों के साथ रिश्तेदारियां होती हैं। ये भी होता है कि एक भाई एक जमात में है, दूसरा भाई दूसरी जमात में है, और दोनों बड़े मुखलस कारकुन या रहनुमा हैं अपनी अपनी जमात के। असद उमर और जुबैर की मिसाल आपके सामने है, और बंदियाल साहब की खुद रिश्तेदारियाँ हैं नून लीग वालों के साथ, और बड़ी गहरी रिश्तेदारियाँ हैं और बड़ी नाजुक और हसास रिश्तेदारियाँ हैं। अब आते हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए जो ऑपरेशन का ड्रामा किया गया, मैं उसे ड्रामा ही कहूँगा। मैं ड्रामा इसलिए कहूँगा कि चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो मुख्तलिफ उनकी मूवमेंट्स जो हैं उनका पता होता है इनको। वो साबिक वज़ीर आला हैं, साबिक स्पीकर हैं, साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। उनके साथ सरकारी गारद जो है वो चलती है उनकी हिफाजत के लिए। इनको पता होता है कि उन्होंने कहाँ जाना है, तो ये मूवमेंट का पता होता है। लेकिन ये जनाब वहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब ये ड्रामा कहाँ से शुरू होता है? ये कल शाम 5 बजे शुरू होता है। कल शाम 5 बजे जनाब सादा कपड़ों वाले पहुँचते हैं। सबसे पहले दरवाज़ा ना करके अलर्ट कर देते हैं उनको कि जनाब वो पता नहीं क्या होने वाला है, कागज़ कुगज़ देखने हैं, कोई क्या करना है। फिर जनाब पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस फिर वापस चले जाती है, फिर सादा कपड़ों वाले आ जाते हैं, और फिर पुलिस पहुंच जाती है जनाब बख्तरबंद गाड़ी लेके। अब बख्तरबंद गाड़ी के साथ दरवाज़ा तोड़ने का क्या तुक था? वो दीवारों पे चढ़ गए हुए थे पुलिस वाले, और उन्होंने देख लिया था कि अंदर 20-25 लोग हैं टोटल, और उनका जनाब पथराव हो गया, और वो जो अंदर से पानी फेंका जा रहा है वो वाटर कैनन था, कोई अभी तोपें चल रही थी अंदर से। वो जो लान को पानी देने वाला पाइप नहीं होता, उसके साथ वो पानी जो है वो नज़र आ रहा है गेट के ऊपर से धार की शक्ल में। और उसकी वजह भी ये है कि गेट के नीचे वो जो कहते हैं कि पेट्रोल बम फेंका जनाब, पेट्रोल बम से आग लग गई, वो शायद उसको बुझाने के लिए, गेट के नुकसान से बचने के लिए। अब जो आपके पुलिस वाले ऊपर चढ़ गए, अंदर जाके क्यों नहीं खोल सकते थे? ये इन्होंने ऐसा खौफ, अजीबोगरीब सूरत हाल क्यों क्रिएट की? अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये कल ही उम्रा की अदायगी के लिए गए हैं सऊदी अरब। पीछे से इन्होंने ये काम डाल दिया। अब वफाकी हुकूमत ये कह रही है जनाब हमें नहीं पता। सागडार साहब फ़ोन करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, और शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर अपने तफज़ात का इज़हार करते हैं। तो वो कहते हैं जनाब वफाकी हुकूमत का काम नहीं, ये सूबाई हुकूमत का काम हो सकता है। मेरी एक साबिक पुलिस अफसर से बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब परवेज़ इलाही साहब को पकड़ना कोई मुश्किल काम ही नहीं था। ये थोड़े से लोग जाते और जाके दरवाज़ा नाक करके किसी और बंदे की गिरफ्तारी क्या कहते, तो परवेज़ इलाही ने खुद ही आ जाना था कि जनाब ये बंदा क्यों गिरफ्तार करना है, तो आपके सामने आ जाता तो आप पकड़ लेते। अब फिर ये पहली मरतबा मैंने देखा है कि जो डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हैं सेल ज़फ़र चट्ठा साहब, वो भी मौका पर पहुँचते हैं और कहते हैं जनाब जो उनके फ़ोन की जो लोकेशन है वो अंदर से ही आ रही है। और फिर जो पुलिस वाले हैं ये ना सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे हल्ला बोलते हैं, चारदीवारी तो एक ही है ना, बल्कि चौधरी शुजात हुसैन के घर भी ये पहुंच जाते हैं। उनका वो शीशा दरवाजे का जो तोड़ देते हैं, और चौधरी सालक हुसैन जो हैं, जो वफाकी वज़ीर हैं, चौधरी शुजात हुसैन से बेटे, वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे 7 टांके लगे हैं, वो शीशा टूट के जो लगा है। बाद में शायद ये माजरत गुज़ारी करने गए हैं एंटी करप्शन का काम उनके पास। और फिर जो उन्होंने ट्वीट किया है चौधरी सालक हुसैन ने, वो भी बड़ा मानी खेज है। वो कहते हैं परवेज़ इलाही की साली जो मेरी फुफ्फो हैं ने पुलिस को बताया कि परवेज़ इलाही साहब हमारे घर में मौजूद हैं, और कहा वो अंदर ही हैं, तोड़ो दरवाज़ा। पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अपनों ने भी काम नहीं किया, ये वो कह रहे हैं। तो वो फुफ्फो जो हैं उनको क्या ज़रूरत थी कि सालक हुसैन के घर लेके जाएं या चौधरी शुजात हुसैन के घर कहें ये इनका भी दरवाज़ा तोड़ो। ये सारे ऑपरेशन का इल्ज़ाम जो है ये तो मोहसिन नकवी पे लग रहा है ना, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और ये भी एक थ्योरी है कि वो दीदा दनिस्ता बाहर गए हैं इनको पीछे कह के, जिन्हें आप लोगों ने ये कार्रवाई डाल देनी है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो फिर वो अगर इनका चौधरी शुजात का घर दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो फिर चौधरी शुजात जो हैं वो भी मोहसिन नकवी से नाराज़ होंगे। अच्छा, ये जो सेहल ज़फ़र चट्ठा साहब हैं
डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, इनका मौके पे पहुंचना समझ से बाहर है कि गिरफ्तारी तो हो नहीं रही, सारा ड्रामा किया जा रहा है, तो फिर डीजी साहब क्यों पहुंच गए हैं? इससे पहले डीजी साहब को कितने लोग जानते थे, कितने लोगों ने उनकी तस्वीरें देखी हुई थी, कितने लोगों ने उनकी की फुटेज देखी हुई थी। अब पूरा पाकिस्तान जो है वो सेल जफर चट्टा साहब से आशना हो गया, पता चल गया है। और सेल जफर चट्टा साहब जो है, इन्होंने बरादर निस्बती जो है उमर अता बंदयाल साहब के अमजद नून, उनके खिलाफ ये एक मुकदमा दर्ज किया हुआ है और 68 करोड़ 68 करोड़ का कोई इल्ज़ाम है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया। जब वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन थे, उस वक्त उन्होंने कोई जो एमडी वगैरह या जीएम वगैरह की भर्ती बुर्ती के लिए कोई रूल्स रिलैक्स करके अपने पसंदीदा बंदे को नवाजा, इस तरह की बातें शायद उसमें बहरहाल हैं। और जो ये सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, ये जब डीपीओ गुजरात थे तो इन पर भी ये इल्ज़ाम लगा था गबन का कि इनके दस्तखतों से चेक जारी हुए जिनकी इनके पास अथॉरिटी नहीं थी, या बोगस अदायगियाँ कह लें, कुछ भी कह लें। नैब ने ये केस बनाया था, इनकी ज़मानत होगी हुई है। इनकी ज़मानत की अगर जजमेंट पढ़े हाई कोर्ट से जब हुई थी, उसमें इनको बेगुनाह डिक्लेयर किया हुआ तकरीबन कि इनका कोई कसूर नहीं, बल्कि ये तो खुद शिकायत के निंदा थे। इसके खिलाफ जवेद इकबाल वाला जो चेयरमैन थे, वो उसके दौर में जो नैब था, उन्होंने इनकी जो ज़मानत की हुई थी उसकी कैंसलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया हुआ है। उधर अमजद नून वाला मुकदमा सामने आया और उधर सेल जफर चट्टा के खिलाफ जो नैब की दरखास्त है वो चीफ जस्टिस के सामने लग गई 4 मई को। अब अगर जहेल जफर चट्टा जो है, ये अमजद नून वाला मामला भी इशू भी बन गया है और जहेल जफर चट्टा से लोग पूरी तरह आगाह भी हो गए हैं। जो बड़ा कैनवस है उस पर सेल जफर चट्टा साहब की जो तस्वीर है वो आ गई है। अब बंदयाल साहब अगर इनके खिलाफ दरखास्त जो मंजूर करते हैं तो फिर आप देख लीजिएगा माहौल क्या बनता है। उसके चांसेस कम हैं, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक जो नैब का केस था वो एहतसाब अदालत से ख़त्म हो चुका हुआ है जेल जफर चट्टा के खिलाफ। बहरहाल ये मैंने एक ज़िमनी बात की है। अब अगर गिरफ्तार ही नहीं करना था चौधरी परवेज़ इलाही को, तो फिर ये सारा ड्रामा रचाने की ज़रूरत क्या थी? ये क्या पैगाम दिया गया? अब जो इतलात हैं ये भी हैं जो कह रहे हैं जनाब पंजाब हुकूमत कह रही है कि जनाब हमें नहीं पता, वफाकी हुकूमत कह रही है पंजाब हुकूमत का काम होगा। तो फिर ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे अदारे हैं जो पैगाम देते हैं, रुख मोड़ते हैं चीज़ों का। अब ये पीटीआई वाले जो हैं, कल तक ये रोला डाल रहे थे कि जनाब अगर हमारे जो इस्लामाबाद में बंदे पकड़े हैं कारकुन, अगर उनको रहा ना किया तो हम वो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। अब जब उनके सदर के घर पे रेड होता है, 8 घंटे तक पुलिस वहाँ दिन-राती फिरती है, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं जनाब ये सबोताज करने की कोशिश है मुज़ाकरात को, हम तो मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रखेंगे हुकूमत के साथ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये भी कहा है कि मंगल से आगे हमने नहीं जाना, मंगल के बाद हम सुप्रीम कोर्ट को जाके बता देंगे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। जो रुख बदलने वाली मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब जो कहते थे जनाब एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं लूंगा, चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, ऐसी बातें करते रहते। अब मंगल वाले दिन आप देख लीजिएगा जो इनका पहला नुक्ता होगा वो यही गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, एनआरओ मांगेंगे ये हुकूमत से कि जनाब हमारे ऊपर हाथ हल्का करें। और दूसरा एक ये पैगाम दिया गया है, जिसने भी दिया था, कि भाई जी ये दरवाजे दरवाजे तोड़ना, अंदर दाखिल होना, डराना, ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। खान साहब को उन्होंने बाल्टी में बंद कर दिया ना। आपने देखा होगा जब पेशी पूशी पे जाते हैं तो एक सर पे टोप सा चढ़ा लेते हैं, तो बुलेट प्रूफ टोप है या वो क्या है पता नहीं क्या है। बहरहाल ये तासर ये दिया जा रहा है जनाब इनके पास जो इर्द गिर्द जो है वो बुलेट प्रूफ शील्ड्स उठा के लोग चल रहे होते हैं और सर पे इन्होंने टोप रखा होता है, वो भी बुलेट प्रूफ है। तो उन्होंने बंद तो कर दिए ना उनको। इसी तरह अब परवेज़ इलाही साहब मंदिर से ज़ाहिर है जब तक वो उनकी ज़मानत ज़बूत नहीं हो जाती या कोई मामला तय नहीं हो जाते कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उतने दिन तक वो भी मंदिर से गायब रहेंगे। पीटीआई वाले जो जुलाई में इलेक्शन चाहते हैं
वो तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ऐसी बातें कुछ सुनने में आ रही हैं कि कुछ ऐसी तजवीज़ है कि जुलाई में असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएँ। अगर जुलाई में असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो फिर तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं ना, 60 दिन के अंदर नहीं होने। फिर भी अक्टूबर में ही इलेक्शन होने, यानी हुकूमत की जो ख्वाहिश है अक्टूबर में इलेक्शन वाली, वो कहते हैं जनाब आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। फिर शफाफ इलेक्शन के इनकाद को यकीनी बनाने के लिए, उसके नताइज को तस्लीम करने के हवाले से सियासी जमातें एक ज़ाब्ता अखलाक तय करती हैं। अगर वो ज़ाब्ता अखलाक तय हो जाता है इसी इलेक्शन कमीशन के अंदर, जिसमें ये तनकीद करते हैं, जिसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको ये नून लीग का नौकर कहते हैं इमरान खान साहब, तो फिर मुज़ाकरात में जीत किसकी हुई? अगर पीटीआई वाले मुज़ाकरात के दौरान इस बात पे ज़ोर देते हैं, इस बात पे इसरार करते हैं कि जनाब जो पकड़-दकड़ की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमारी गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन हो रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, हमारे कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, ये रुके एनआरओ मांगें, एनआरओ पे ज़्यादा जोर दें, तो इसका मतलब यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे जो ऑपरेशन हुआ है, उन्हें पीटीआई ने अपनी बात देती थी। ये रुख तब्दील हो रहा है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।